बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा नावल है दैट्स फ्रॉम पाकिस्तानी लिटरेचर आइस कैंडीमैन, जिसका दूसरा नाम है क्रैकिंग इंडिया। क्रैकिंग का मतलब है डिवाइडेड। सो ये नावल जो है पार्टीशन से रिलेटेड है। वापसी सिद्वा, उस वक्त इसकी एज जस्ट 4 to 9 ईयर्स थी। एक अच्छी ऑब्ज़र्वर थी। इसने उन तमाम मनाज़र को बड़ी खूबसूरती से इस नावल में एक्सप्लेन किया जो इसने देखे थे पार्टीशन से रिलेटेड। सो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। इस नावल पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने वापसी सिद्वा की शॉर्ट बायोग्राफी डिस्कस की है, की फैक्ट्स ऑफ द नावल और सिग्निफिकेंस क्या है इसके टाइटल का, द आइस कैंडी मैन, और सेटिंग, करेक्टर्स, इस पे ऑलरेडी वीडियो बनी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप करेक्टर से वाकिफ़ हो, सेटिंग और ये जो टाइटल है इसका क्या मतलब है, ताकि ये सब कुछ आपको पता चले। उसके बाद आज की जो वीडियो है दैट्स अबाउट समरी एंड थीम। तो आज की वीडियो में हम जस्ट समरी और थीम देखेंगे। सो टाइम को वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिग्राफ। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड मैंने यूज़ किया है दैट्स एपिग्राफ। नावल जब भी आप पढ़ोगे तो स्टार्ट में 6 लाइन जो हैं इकबाल के वापसी सिद्वा ने यूज़ किए हैं, उसको हम एपिग्राफ कहते हैं। जब आप किसी और राइटर की चीज़ को यूज़ करते हो, मतलब आप हवाला भी सब कुछ रेफरेंस वगैरह देते हो। अब उन लाइंस, वो 6 लाइंस का मतलब क्या है, उसमें जो है इकबाल शिकवा करता है। नाले बुलबुल की सुनो और हमातन गोश रहूं, हम नवा भी कोई गुल हो के खामोश रहूं, जुरत अमोज़ मेरी ताब सखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से हाकिम बरहन है मुझको, कभी हम से कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तो भी तो हार जाई है। तो ये उन लाइंस का मतलब है। ये आप लोग जब स्टार्ट नावल पढ़ोगे तो उसमें आप ये लाइन देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये अल्लामा इकबाल का शिकवा था ऑब्वियसली। और अब अपने नावल की तरफ जाते हैं। तो राइटर जो वापसी सिद्वा है उसका ये मानना है कि मैं सबसे पहले एक फ़ारसी हूँ, फिर पाकिस्तानी हूँ और फिर मैं एक पंजाबी हूँ। और ये स्टोरी जो है नरेट कर रही है लेनी सेठी। लेनी सेठी हमारे पास जो है ये करेक्टर है, ये गुड ऑब्ज़र्वर है, 4 इयर्स की, पोलियो अफेक्टेड है और इसका जो राइट फुट है वो पोलियो अफेक्टेड है। तो ये एक अच्छी ऑब्ज़र्वर है। और इसके बाद 4 साल की है और ये स्टोरी जो है पार्टीशन की है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वजूद में आना, उन आज़ादी के मनाज़र बताना कि कैसे लोग मर रहे थे, एक दूसरे को कैसे मारा जा रहा था। और स्टार्टिंग में जो है अल्लामा इकबाल की पोइट्री को कोट किया गया है, जैसे हम एपिग्राफ कहते हैं। जब हम किसी और की पोइट्री को कोट करके स्टार्टिंग में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम एपिग्राफ कहते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये स्टोरी जो है लेनी सेठी नरेट कर रही है। अब लेनी सेठी का करेक्टर बिल्कुल वापसी सिद्वा की तरह है। वापसी सिद्वा भी स्टार्ट में, मतलब जब वो 4 साल की थी, वो भी पोलियो इफेक्टेड थी। तो सेम टू सेम लेनी का जो करेक्टर है लेनी सेठी, ये भी 4 साल की है और पोलियो इफेक्टेड है। और बाकी आप देख सकते हैं कि ये नावल जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी है। और उस वक्त 1942 का लाहौर दिखाया गया है। उस वक्त लेनी 4 साल की थी। अब जब 1942 का लाहौर दिखाया गया है तो उस वक्त लेनी की एज क्या थी, 4 साल। अब कुछ यूँ होता है, लेनी का ख्याल एक आया रखती है। आया जो है हमारे पास एक दूसरा करेक्टर है, ये एक हिंदू है, केयर्स फॉर लेनी सेठी। आया का जो दूसरा नाम है वो शांता। शांता का क्या मतलब है, पीस। जब लेनी का खूब ख्याल रखती है और आया हिंदू है, 18 साल की है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और लेनी जो है इंट्रोवर्ट है। और इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ऑब्ज़र्व करने में बड़ा माहिर होते हैं। कौन इंट्रोवर्ट है, कौन इंट्रोवर्ट है, लेनी जो है इंट्रोवर्ट है। और इंट्रोवर्ट लोग जो है हमेशा ऑब्ज़र्व करने में बड़े माहिर होते हैं, सब कुछ ऑब्ज़र्व करते हैं। और लेनी ये भी ऑब्ज़र्व करती है कि कैसे आया के पीछे पूरा मोहल्ला दीवाना है। आया जैसे मैंने बताया बहुत खूबसूरत है, तो इसके पीछे सारे दीवाने थे, बूढ़े जवान, बेगर्स, शॉपकीपर्स, एवरीवन। जिसमें बेगर्स भी आते, शॉपकीपर, सब इसको घूरते हैं। और लेनी के डॉक्टर का नाम क्या है, कर्नल बरोचा। ये लेनी का डॉक्टर है। और इसी डॉक्टर ने लेनी के पैर की सर्जरी की थी, प्लास्टर किया था। और 1 महीने तक लेनी बेड पे आराम करती रही। और फिर डॉक्टर ने लेनी को इजाज़त दी वॉक करने की, और लेनी को आया बाहर घुमाने ले जाती है। तो और जैसे ही आया को लोग बाहर जाते हुए देखते हैं तो बहुत से लोग उसके पीछे लग जाते हैं। किसके पीछे, आया के पीछे, क्योंकि आया अट्रैक्टिव है। बहुत सारे लोगों में एक था आइस कैंडी मैन,
अब आइस कैंडी मैन कौन है? आइस कैंडी मैन वो हैं जो हु सेल्स आइस कैंडीज़ इन समर। आइस कैंडी का क्या मतलब है? उर्दू ज़बान में अगर हम इसको देखें तो जो बर्फ़ के गोले होते हैं या जो कुल्फ़ी होती है उसको हम आइस कैंडी कहते हैं। तो जो वो बेचता है उस बंदे को हम क्या कहेंगे? आइस कैंडी मैन। और ये जो था समर में आइस कैंडीज़ बेचता था, और विंटर में जो है इसका काम क्या था? बर्ड्स वगैरह, ये जो परिंदे वगैरह हैं वो बेचता था। और इसका कोई नाम मेंशन नहीं किया गया है आइस कैंडी मैन का, इसको जस्ट आइस कैंडी मैन ही लोग बुलाते हैं। और जो राइटर है उसने भी इसको यही नाम से मतलब रिप्रेजेंट किया है। और आइस कैंडी मैन के नाम से ही मेंशन किया है, गर्मियों में ये आइस कैंडी बेचता है और सर्दियों में लाहौर के रोडों पर चिड़िया बेचने का काम करता है। आइस कैंडी मैन ये एक मुस्लिम करेक्टर है और बहुत ज़्यादा बोलता है। और लेनी के घर एक और इंसान काम करते हैं जिसका नाम है इमामुद्दीन। ये अब अगला करेक्टर आया इमामुद्दीन, और ये कुक है, खाना पकाता है और 65 साल का है और बच्चों के साथ खेलता रहता है। एक दिन इमामुद्दीन जो है लेनी को अपने गाँव पीर पिंडू, ये पीर पिंडू जो है ये इसके गांव का नाम है, ये पीर पिंडू ले जाता है। और वहाँ उस गांव में हिंदू मुस्लिम सिख सब रहते थे, पुरअमन रहते थे। और गांव में पंचायत चल रही थी, और पंचायत में बात चल रही थी कि कैसे अंग्रेज़ों ने हम सब को पागल बना दिया है। और ये वक्त था पार्टीशन का, लेकिन पार्टीशन उस वक्त हुई नहीं थी। और गांव का जो चौधरी था वो सबको कहता है कि हमारे गांव में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, सब लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और लेनी ये सब ऑब्ज़र्व कर रही थी। लेनी जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर थी, तो लेनी ये सब कुछ ऑब्ज़र्व कर रही थी। उसके बाद इमामुद्दीन उसे घर वापस ले आता है। और इधर आया के चाहने वालों में एक शरबत ख़ान और चाइनी मैन भी थे, तो ये दो भी आ जाते हैं, चाइना मैन। ये दो भी करेक्टर हैं, और ये किसके चाहने वाले हैं? ये भी आया को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये दोनों आया के घर के चक्कर काटते थे। शरबत ख़ान जो कि आया के लिए बादाम और अखरोट भी लेके आता था। ये शरबत ख़ान का ताल्लुक़ जो था ये मतलब अफ़गानिस्तान से ही था। ये लाहौर में ही काम करता था और इसका काम था ये कि नाइफ्स वगैरह, ये जो चूड़ियाँ वगैरह नहीं होती, इसको शार्प करना। और अब लाहौर में गर्मियाँ आ चुकी थी, आइस कैंडी में दोबारा से आइस कैंडी बेचने लगा। और इन दोनों ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा। मुस्लिम लीग चाहती कि उन्हें पाकिस्तान नाम के एक अलग मुल्क दिया जाए। अब यहाँ पे ये मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रहा, ये मुस्लिम लीग नून मुसलमानों की थी, एक जमात थी जो आजकल ख़त्म हो गई है। तो इसको मुस्लिम लीग नून कंसीडर नहीं करना, ये उस वक्त की मुस्लिम लीग थी जिसको हम आई थिंक खाब कहते थे। तो उन्हें पाकिस्तान नाम के एक अलग मुल्क दिया जाए, ये किसका मानना था? मुस्लिम लीग का मानना था। अब इमामुद्दीन को अपने गाँव के बहुत टेंशन हो रही थी, और वो गाँव जाना चाहता था। और पीर पिंडू में जो था आर्मी ट्रक आ जाती है। ये ट्रक मुसलमानों को सेफ जगह ले जाने के लिए आती हैं। पीर पिंडू किसका गांव है? इमामुद्दीन का। और वहाँ पे आर्मी की ट्रक आती है, क्यों आती है? ताकि मुसलमानों को एक महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। लेकिन वहाँ के लोगों को तो पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, तो उनका जाना बहुत ही मुश्किल था। और लाहौर में क्या होता है? लाहौर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मिस्टर रॉजर, ये जो मिस्टर रॉजर है इसका कत्ल हो जाता है। और इसको जो है कत्ल करते हैं, और इसकी लाश मिलती है लाहौर के गटर्स में, मतलब मरा हुआ था। इस बात से एक खौफ व हिरास फैल गई थी। लीनी जो थी नोटिस करी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। थोड़े ही दिनों में फसादात शुरू हो जाते हैं और हर कोई अपने आप को महफूज जगह पर पहुंचाना चाहता था। और इसी तरह ये फसादात जो थे शहर से गांव में भी शुरू होने लगे। और इसी तरह हिंदू और सिख लाहौर को छोड़कर अमृतसर जा रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया, कारोबार, घर, मोहल्ला, एवरीथिंग। और फिर एक दिन रेडियो पे पार्टीशन की न्यूज़ सुना दी जाती है। लीनी जो कि फ़ारसी थी वो भी टेंस रहने लगी। एक दफ़ा गुस्से से मुसलमान लीनी के आपस में आते हैं। मुसलमान लीनी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे घर कोई हिंदू सर्वेंट तो नहीं है। और इमामुद्दीन मना कर देता है कि आया तो अपने घर वापस चली गई है। और उस भीड़ में आइस कैंडी मैन आगे आता है और लीनी से आया के बारे में पूछता है। और यूँ लीनी बच्ची थी तो वो सोचती है, अब मैंने अगर आप लोगों ने पहली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने बताया भी था कि एक वक्त आता है कि जो क्या कहते हैं लीनी को ख़ुद रियलाइज़ होता है कि कभी कभी जो हमारा सच बोलना ये भी जो है किसी की जान ले सकता है। अब वो कैसे, अब ये यहाँ पे स्टोरी देखते हैं। तो लीनी आइस कैंडी में लीनी के पास आता है और कहता है लीनी से, मतलब लीनी उस वक्त बच्ची थी,
तो वो सोचती है कि आइस कैंडी मैन जो है आया को पसंद करता है, तो वो जो पूछेगा मैं उसे सच बताऊंगा। तो वो आया के बारे में, तो लिनी उसे आया के बारे में बता देती है। अब आया तो ऑब्वियसली उस वक्त पार्टीशन चल रही थी, लोग मर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। तो आया तो हिंदू थी, और इसी तरह मुस्लिम हिंदू के खून के प्यासे थे और हिंदू मुसलमानों के खून के प्यासे थे, सिख मुसलमानों के खून के प्यासे थे। तो एक दूसरे को मारना ये मतलब एक कहते हैं फ़र्ज समझ रहे थे। तो लीनी ने क्या कहा, लीनी ने कहा कि आया जो है मेरे घर में ही है, और गुस्से से ये भीड़ आया को घर से निकाल देती है। और लीनी ये देखकर घबरा जाती है। उसी दिन लीनी ने सीखा कि एक सच इंसान की ज़िंदगी तबाह कर सकता है। और आइस कैंडी मैन जो है आया को हीरा मंडी ले जाता है। अब जब आइस कैंडी मैन आया को किधर लेके चला जाता है, हीरा मंडी। तो हीरा मंडी और यहाँ पे जिस्मों का धंधा होता है, प्रोस्टिट्यूट्स का मरकज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोस्टिट्यूट्स का मरकज़ है, तो ये जब हीरा मंडी इसको लेके चलता है तो वहाँ पे क्या होता है, ये प्रोस्टिट्यूट का मरकज़ था। और आइस कैंडी मैन ख़ुद एक दलाल था। आइस कैंडी मैन जैसे मैंने बताया इसके बहुत सारे काम थे, आइस कैंडीज़ बेचना, बर्ड्स वगैरह का काम करना, ये एक चपरासी भी था, और साथ में ये एक ख़ुद दलाल भी बन गया था। और इसी तरह पीर पिंड गांव में सिखों ने मुस्लिम घरों पर अटैक कर दिए थे, और यूँ इनके कत्ल होना शुरू हो गए थे, और औरतों की इज़्ज़तें लुटने लगी। हत्ता के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। मुसलमानों ने ये प्लान बनाया था कि हमारी औरतें चौधरी के घर जाके अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर ख़ुद को आग लगा देगी, बच्चे और मर्द एक महफूज जगह पर चले जाएंगे। लेकिन ये प्लान नाकाम रहा। और दूसरी तरफ क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन थी, ये अगर आप स्टोरी पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। इस वक्त कुछ यूँ था कि औरतों की जो इज़्ज़तें थी वो लूटने लगी। तो जो फैमिलीज़ थी उन्होंने ये सोचा कि यार ये काम तो मतलब बहुत मुश्किल है, इससे बेहतर है जो हमारी औरतें हैं वो अपने ऊपर तेल छिड़क के मतलब अपने आप को आग लगा दे, या ये लोग ख़ुद मारते थे ताकि उनकी इज़्ज़तें बच सके। तो ये सिचुएशन दिया, आप लोग कंसीडर कर सके कितनी पेनफुल सिचुएशन होगी। और ये प्लान जो था फिर नाकाम रहा कि जो चौधरी के घर जाएंगे अपने ऊपर तेल छिड़केंगे तो उसके साथ ही अपने आप को आग लगाएं, तो ये प्लान नाकाम रहा। और दूसरी तरफ लीनी बहुत परेशान है कि आया को मुस्लिम उठाकर ले गए हैं। आइस कैंडी मैन ने जब मुसलमानों की लाशों को देखा तब वो बिल्कुल बदल गया है। आया अब उसके लिए प्यार नहीं है, आया के लिए अब उसके लिए मतलब आया के लिए प्यार नहीं है। किसका? आइस कैंडी मैन का प्यार ख़त्म हो गया है। आया अब एक क्या कहती है, हया जो है एक हिंदू है उसके लिए, और लीनी उस वक्त छोटी थी। तो सोचो उस पर कितना असर किया होगा उन वाक़यात ने। मतलब 4 साल की बच्ची है, ऑब्ज़र्वर है, और ये फसादात देख रही है, तो सोचो कितना इफ़ेक्ट किया होगा ये। इसीलिए इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल नावल भी है। तो कितना इफ़ेक्ट किया होगा लीनी को, मतलब इन वाक़यात को देखना, फसादात, लोगों के गले काटना, मतलब बच्चों को मारना, औरतों के रेप होना, सब कुछ इसने देखा था। किसने? लीनी ने। तो ये एक बहुत अच्छी ऑब्ज़र्वर थी, इसीलिए इस नावल में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया गया। इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। जो कुछ भी हो रहा था उसकी ज़िम्मेदार लीनी थी। अब लीनी ये सोचती है कि आया जो है मेरी वजह से जो है उधर चली गई है और इसकी ज़िम्मेदार मैं ही हूँ। और ये जब अपने आप को ज़िम्मेदार मान रही है और अपने आप को तकलीफ़ देती रहती है, तकलीफ़ किस तरह देती है? लीनी अपने आप को तकलीफ़ देती रहती है। क्यों? क्योंकि इसने आया के बारे में बताया। किसको बताया था? आइस कैंडी मैन को। और आइस कैंडी मैन उसे कहाँ लेके चला गया? हीरा मंडी। और हीरा मंडी में वो क्या, फिर वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई थी। कौन? आया। अब जब लीनी ने ये कंसीडर किया कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आया जो है मेरी वजह से उधर चली गई, तो वो अपने आप को तकलीफ़ देती है। तकलीफ़ किस तरह? टूथपेस्ट से अपने ज़बान को तकलीफ़ देती है, क्योंकि अब ऐसी ज़बान से इसने आया का बताया था। क्योंकि इसी ज़बान से, मतलब जिस ज़बान से इसने ये बताया था आया के बारे में कि आया जो है मेरे घर में है, किसको बताया था? आइस कैंडी मैन। तो इसी ज़बान को ये तकलीफ़ देती है, किस चीज़ से? ये टूथपेस्ट से। एक दिन लीनी का कज़न जो है लीनी को बताता है कि उसने आया को एक टैक्सी में बैठा हुआ देखा था। और इस तरह कुछ दिनों के बाद लीनी खुद आया को कार में देखती है। लीनी आकर सब लोगों को बताती है और सब लोग आया को तलाश करने निकलते। एक दिन लीनी अपने गॉड मदर के पास जाती है। गॉड मदर ये हमारे पास दूसरा मतलब करेक्टर है। एक करेक्टर की एक्सप्लेनेशन आप पिछली वीडियो में देख सकेंगे। गॉड मदर के पास जाती है। गॉड मदर वो जो बच्चों को रिलीजन के बारे में बताती, और वहाँ पर एक दुल्हा आता है, और वो दुल्हा
आइस कैंडी मैन था और उसने वाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं और वो उर्दू के नज़म पढ़कर सभी लोगों को सलाम करता है। और आइस कैंडी मैन ने आया से शादी कर ली थी और गॉड मदर जो है आइस कैंडी मैन पे गुस्सा होती है कि तुम आया का सही से ख्याल नहीं रख रहे। तो आइस कैंडी मैन कहता है मैं इंसान हूँ, अगर आपको वफ़ादार चाहिए तो वो कुत्ता होता है, तो इसकी शादी फिर किसी कुत्ते से करवाए। मतलब देखो कितना बदतमीज़ बन गया है ये आइस कैंडी मैन। और लीनी ये सब कुछ देख रही होती है, ऑब्ज़र्व कर रही होती है और गॉड मदर जो है डिसाइड करती है कि वो आया को देखने के लिए हीरा मंडी जाएगी, उसका हाल चाल पूछने। और लीनी भी कहती है कि मैं भी जाऊंगी और ये दोनों टांगे में बैठकर हीरा मंडी जाती है। कौन हीरा मंडी में जाती है? हीरा मंडी में मतलब ये लीनी और ये गॉड मदर, ये दोनों वहाँ चली जाती है। और इस तरह जब वो वहाँ जाती है हीरा मंडी में, इन दोनों को एक रूम ले जाया जाता है। किन को? लीनी और गॉड मदर को। पूरा रूम फूलों की खुशबू से महक रहा था। इसके बाद आइस कैंडी मैन आया को अपने साथ लेके आता है। लीनी तो थी ऑब्ज़र्वर, तो वो ये ऑब्ज़र्व करती कि आया के आंखों में दर्द, लाचारी नज़र आ रही है। आया कमज़ोर हो गई थी। कैंडी मैन, आइस कैंडी मैन अब आया को अकेला छोड़ के मतलब छोड़ता है कि अब वो यहाँ से नहीं रहे या वो यहाँ नहीं रह सकती। आया बताती है कि उसके रिश्तेदार अमृतसर में रहते हैं, उसे अमृतसर जाना है। तो ये किसको बताती है? ये गॉड मदर को भी बताती है। गॉड मदर उसे हौसला देती है कि वो उसे जल्द अज जल्द निकाल देगी। और लीनी और गॉड मदर वहाँ से वापस आ जाते हैं वापस। तो वो जानती है कि जो और लीनी जो है वो अब बड़ी भी हो गई है। लीनी ये जानने लगी कि ये जो कोठा होता है ये नाचने वाली औरतों के लिए होता है। तो ये सब कुछ ये अब जान गई है, क्योंकि और ये भी जानती है कि इसमें जो है जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है और आया नाम की एक हिंदू लड़की वहाँ पे जो है बसी हुई है। अब कुछ यूँ होता है कि गॉड मदर जो है वो ये डिसाइड करती है कि वो गवर्नमेंट के पास जाएगी कि कैसे हीरा मंडी में जो है जिस्म फरोशी का धंधा हो रहा है। और आया नाम की एक हिंदू लड़की है वहाँ फंसी हुई है और फिर पुलिस के जो है मतलब छापा पड़ता है, रेड पड़ता है हीरा मंडी पर और आया को वहाँ से निकाल लिया जाता है। लेकिन आइस कैंडी मैन जो है आया का जो है मींस पीछा नहीं छोड़ता। आया को देखने के लिए वो कैंप आ जाता है और वहाँ पर सिक्योरिटी थी जिसने आइस कैंडी मैन को खूब मारा। और इसी तरह आया को उसके रिलेटिव्स के पास शिफ्ट कर दिया गया है अमृतसर। और आइस कैंडी मैन आया का पीछा करते करते हिंदुस्तान चला जाता है और वहाँ पे है जो मतलब वहाँ ही चला जाता है। और यहाँ पे हमारी नावल की जो है एंडिंग हो जाती है। तो ये नावल की समरी थी। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब इसकी थीम की बात करते हैं। सबसे पहले क्रैकिंग का मतलब क्या है? डिवीज़न या डिवाइड। The theme of cracking, which gives the novel its title to reference to the partition of India into two countries of India and Pakistan. तो ये partition को रेफर कर रहा है. As a child hearing conversation about this possibility, she imagines that the countries will be literally cracked, broken and split. She tries to get a straight answer from the adults. At one point she wonders. तो ये इतनी अच्छी ऑब्जर्वर थी, इसको पता चल गया था कि ये जो है अब क्रैक्ड होंगे, मतलब ब्रोकन होंगे, स्प्लिट होंगे। कौन? मतलब ये जो हिंदू और मुस्लिम थे के फसादात चल रहे थे उस वक्त। कैन यू ब्रेक अ कंट्री एंड व्हाट हैपन्स इफ दे ब्रेक वेयर आवर हाउस इज़ और क्रैक इट फर्दर अप और वॉरियर्स रोड? हाउ विल आई गेट गो टुगेदर ग्रैंड मदर्स? तो ये कुछ सवाल थे जो अपने आप से पूछती थी कि कैसे फिर मैं अपने गॉड मदर के पास जाऊंगी। ऑफ कोर्स व्हाट हैपन्स इज लेस लिटरल देन दिस, बट इन अ सर्टेन सेंस दिस थीम ऑफ क्रैकिंग प्लेड आउट इन ऑल द रिलेशनशिप्स। तो ये थीम आप पूरे नावल में देख सकते हैं कि जब पार्टीशन होती है तो कैसे लोगों को मारा जा रहा है। और इसके बाद जो है हमारे पास जो दूसरा वो है सेक्सुअल अवेकिंग। द रियलिटी ऑफ एडल्ट सेक्सुअलिटी, शी लर्न्स अबाउट सेक्स फ्रॉम वाचिंग आया एंड हर एडमायरर्स। शी स्लोली बिकम्स अवेयर ऑफ द इनवॉल्यूटरी फीमेल मैग्नेटिज्म। तो ये भी ऑब्जर्व करती है कि किस तरह लोग जो है आया के पीछा करते थे। कौन ऑब्जर्व करती है? लीनी। ये ऑब्ज़र्व करती है कि लोग किस तरह आया का पीछा करते थे। दैट पीपल लाइक हर पोजेज इन दैट शी अट्रैक्ट द पीपल अराउंड देम, के लोग जो थे उसके पीछे होते थे और अट्रैक्ट होते थे आया से। लीनी इज़ आल्सो अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी ऑफ हर मदर। और इवन ये जो है अपनी मदर की सेक्सुअलिटी से भी अवेयर थी, गॉड मदर की। एंड अदर ओल्डर वुमेन इन हर लाइफ, मतलब सब की जो सेक्सुअलिटी वेकिंग थी उससे
ये वाकिफ़ थी। लेनीज़ अर्लियर सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस आर विद कज़न, तो कज़न के बारे में बात कर रही है। हु ऑफन चूजेस द लाइन इन टॉकिंग अबाउट सेक्स और इवन टचिंग हिज मच यंगर रिलेटिव। तो ये भी कंसिडर करती थी कि इसका जो कज़न था वो कैसे इसको टच करता था, या इसके जो यंगर कज़न रिलेटिव थे उसको टच करता था। थ्रू आउट द course of the novel, Lainey learns about the dark side of sexuality. When she learns about Aya being forced into prostitution, she has terrible dreams. Sickness. Much of the life of the novel focuses on Lainey's struggle with polio. अब यहाँ पे ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। सिकनेस से मुराद कि जैसे वापसी से दुआ वो भी पोलियो अफेक्टेड थी, इसी तरह सेम लेनी भी पोलियो अफेक्टेड थी, और दोनों को जो है 4 इयर्स में जो है पोलियो हुआ था, और वापसी से दुआ को भी सेम इसी एज में पोलियो हुआ था, और लीनी को भी। तो ये कंट्रास्ट इन करेक्टर्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसीलिए इसको ऑटोबायोग्राफिकल नावल भी कहते हैं। Individual and social trauma. Another important theme in the novel is that how trauma that individuals experience gets mirrored in the trauma of an entire society. For example, in the previous theme, we saw the Lenis sickness often gets compared to a larger sickness in society. Similarly, Ice Candyman's grip and anger over seeing Muslim civilians slaughtered in a train. तो ये इंडिविजुअलिटी और सोशल ट्रॉमा की बात कर रही है कि किस तरह जो है लोग एक दूसरे को ज़ेबा कर रहे थे। तो ये भी एक सोशल ट्रॉमा है। एक इंडिविजुअल जब इसको देखता है तो उस पर क्या गुजरता है, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल नावल भी कहा गया है। सोशल ग्रुप्स इन द बिगनिंग, पीपल फ्रॉम वेरियस रिलीजन्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब आज़ादी नहीं हुई थी, मतलब जब लोग आज़ाद नहीं थे, ये दो मुल्क नहीं बने थे, तो किस तरह एक सोशल ग्रुप में लोग रह रहे थे। उसमें ये फ़र्क नहीं था कि मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या पार्स कम्युनिटी का है, आपस में इत्तेफाक से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्टीशन का ऐलान हुआ तो ये एक दूसरे के बिल्कुल दुश्मन बन गए थे, बिल्कुल ऐसे दुश्मन बन गए थे कि किसी पे एक दूसरे पे रहम ही नहीं आता था एक दूसरे को, और एक दूसरे के गले काटते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। तो वापसी सिद्धवा ये बता रही है। कंट्रोल ओवर वुमेन, द नॉवल शोज द वेरियस वे दैट पेट्रार्की। अब यहाँ पे फेमिनिज़म की बात की गई कि किस तरह वुमेन के जो है कंट्रोल किया जाता है, और ये दो करेक्टर्स है पप्पू और मुच्चू, जो कि माँ बेटी है, और ये करेक्टर दिखाया गया है। और इस करेक्टर के ज़रिए इसने अपनी जो है ये भी शो कराया है वापसी सिद्धवा ने कि किस तरह जो है लेनी ने ये भी शो कराया कि किस तरह एक मदर जो है कितनी मतलब जालिम हो सकती है, अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, ये मुच्छू और पप्पू, ये माँ बेटी हैं। तो ये करेक्टर्स आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। सो उसके अगर दूसरे और थीम है, मेमोरी है, ऑनेस्टी है, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस हॉरर्स, मेमोरी ऑफ इंडियाज़ हिस्ट्री। So this was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।